अस्सलाम वालेकुम माय डियर्स। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन गोल्जी अपरेटस है। आज हमने गोल्जी अपरेटस के बारे में, जिसे गोल्जी बॉडी या गोल्जी कम्प्लेक्स भी आप कह सकते हैं, वो हमने बड़ी डीप तरीके से डिस्कस करना है। और इंशाल्लाह इसी टॉपिक के लास्ट में हम इसी के टॉपिक के रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हमारे पिछले ईयर्स के एंट्री टेस्ट में पूछे गए वो भी बड़ी डीप तरीके से हम देखेंगे, समझेंगे, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इस टॉपिक के रिलेटेड हमसे किस तरह एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो माय डियर्स, इस टॉपिक को हमने इस तरह तैयार किया कि इसमें हमने फेडरल की बायो को टारगेट किया और पंजाब में की जो बुक है उनमें से कोई भी ऐसे मटेरियल, कोई भी ऐसा पॉइंट जो हमारी फेडरल बुक में ना हो, वो हमने अपनी लेक्चर में इंक्लूड कर दिया पंजाब की बुक से, ताकि आपके लिए प्रैक्टिस एमसीक्यूज करने में या आपको एंट्री टेस्ट के हवाले से कोई मसला ना रहे, कोई इशू ना हो। ठीक है, तो आपने इसको वॉच करना है, राइट अप करना है और फिर रोज़ इसको एक नज़र देखना है, ताकि आपकी जहन में ये चीज़ें रहें, आपके लिए फिर लास्ट में जाके कोई इशू ना हो। मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह करेंगे, इनको वॉच भी करेंगे और इसके साथ इसको लिखेंगे भी और इसको रिवाइज भी करेंगे माय डियर्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक माय डियर्स। गोल्जी अपरेटस, जिसे मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा कि जिसे हम गोल्जी बॉडी भी कह सकते हैं, गोल्जी कम्प्लेक्स भी कह सकते हैं माय डियर्स। ठीक है, गोल्जी अपरेटस के बारे में माय डियर्स, सबसे पहले एक इटालियन बायोलॉजिस्ट था कैमिलियो गोल्जी। 1898 में इन्होंने हमें गोल्जी अपरेटस के बारे में बताया, या गोल्जी बॉडीज के बारे में बताया, या गोल्जी कम्प्लेक्स के बारे में बताया। लेकिन अभी हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि गोल्जी अपरेटस बनता किस तरह है, काम क्या करता है। ठीक है, तो माय डियर्स लेट्स स्टार्ट। देखिए, मैंने आपको सेल इंग्लिश की पहली लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि न्यूक्लियस के बाहर वाली यानी आउटर वाली मेम्ब्रेन, ये इंटरनल वाली जो रेड कलर का आपको नजर आ रहा है, एक आउटर मेम्ब्रेन, यहाँ से रब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट होता है। ठीक है माय डियर्स, इसके बाद फिर वहाँ से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट होता है, यानी रब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट होता है। ठीक है, ये जो रब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच है। यहाँ पे मैंने डॉट की शक्ल से यहाँ पे उन्हें रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। ठीक है, और इसके बाद जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनके ऊपर कोई राइबोसोम्स अटैच नहीं है। तो यहाँ से वेजिकल्स निकलते हैं, बडिंग ऑफ के जरिए यहाँ से वेजिकल्स बाहर आते हैं इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, जिसे हम सिस्टर्नल वेजिकल या ट्रांसपोर्ट वेजिकल कहते हैं। सिस्टर्नल या ट्रांसपोर्ट, आप दोनों नाम यूज कर सकते हैं इन वेजिकल्स के लिए। इन वेजिकल्स, ये बडिंग ऑफ के जरिए, आपने याद रखना है कि बडिंग ऑफ के जरिए ये वेजिकल्स निकलते हैं। किधर से निकलते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, SER से, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये वेजिकल्स निकलते हैं माय डियर्स। अभी मैं जाता हूँ अपने जो डायग्राम है उसका नेक्स्ट हिस्से पर, ताकि आपको समझ सही तरीके से आ सके, जब तक आप ये नोट करें। माय डियर्स, हम अपने डायग्राम के दूसरे हिस्से पे है। जिस तरह फिर वो वेजिकल यहाँ पे आता है, ये लाइन मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ठीक है, ये एमसीक्यूज के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये भी एमसीक्यूज के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूँ। देखिए, यहाँ पे वेजिकल्स है, उससे एक फ्लेंटेंट मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेक, यानी एक दबी हुई थैली, जैसे देखो मैंने ये यहाँ पे कलर किया हुआ है। ठीक है, यानी ये अंदर की तरफ दबी हुई है, फ्लेंटेंट, फ्लेंटेंट है ना, अंदर की तरफ दबी हुई एक थैली नुमा स्ट्रक्चर बनी। ठीक है, अगर एक इस तरह स्ट्रक्चर हो, एक स्ट्रक्चर हो, तो हम उन्हें गोल्जी बॉडी कहेंगे। अगर ढेर बनाओ, ढेर स्टेक ऑफ सिस्टर्नल सेक, यानी इन थैलियों का अगर इस तरह ढेर बना हो, फिर हम गोल्जी अपरेटस कहेंगे। अगर इन स्टेक के साथ
यानी इन सिस्टर्नल स्टेक के साथ, इन डेर के साथ अगर हम एक वेजिकल को भी जोड़ दें तो फिर हम उन्हें गोल्जी कम्प्लेक्स कहेंगे। या अभी मैं आपको समझाऊंगा एक दफ़ा फिर, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, वेजिकल है सिस्टर्नल या ट्रांसपोर्ट वेजिकल, अभी मैंने आपको ऊपर बताया ये है। यहाँ पे एक फ्लेंटेंट मेम्ब्रेन बॉन्डेड से यानी दबी हुई थैली नुमा एक स्ट्रक्चर बना, फिर यहाँ से वेजिकल निकला, फिर यहाँ पे बना, फिर यहाँ से वेजिकल निकला। ये जो यहाँ पे जो वेजिकल्स आपको नजर आ रहे हैं इन्हें एसोसिएटेड वेजिकल कहते हैं, एसोसिएटेड वेजिकल कहते हैं, ठीक है। फिर इन वेजिकल से अगेन फिर यहाँ पे फ्लेंटेंट मेम्ब्रेन बॉन्डेड सैक बनता है, या आप इसे शॉर्ट अल्फाज में गोल्जी बॉडी कह सकते हैं। फिर यहाँ पे गोल्जी बॉडी यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। और इन वेजिकल को हम एसोसिएटेड वेजिकल कहेंगे। तो अगर एक मेम्ब्रेन यानी फ्लेंटेंट मेम्ब्रेन बॉन्डेड सैक हो, हम उन्हें गोल्जी बॉडी कहेंगे। अगर स्टेक यानी डेर बना हो तो गोल्जी अपरेटस कहेंगे। फिर अगर इन डेर के साथ हम एक वेजिकल को भी इंक्लूड कर दें तो इन्हें गोल्जी कम्प्लेक्स कहेंगे माय डियर्स, ठीक है। माय डियर्स, जहाँ से ये इंटर हो रहा होता है, ठीक है, जो रिसीव कर रहा होता है इस फेस को, ठीक है। अब सिस फेस, कन्वेक्स फेस, कन्वेक्स आप इस तरह याद रखें कि दबी हुई अंदर की तरफ, देखो अंदर की तरफ दबी हुई है, अंदर की तरफ ऐसे दबी हुई। इस फेस को हम सिस फेस या कन्वेक्स फेस या फॉर्मिंग फेस या आउटर फेस कह सकते हैं, ठीक है। ये सबसे पहले ये रिसीव करता है, फिर मॉडिफाई करता है, फिर फिनिशिंग करता है, फिर पैकिंग करता है, फिर यहाँ से एक वेजिकल्स के फॉर्म में फिर गोल्जी अपरेटस जो है सेक्रेशंस करता है। और इस फेस को देख, ये बाहर की तरफ उभरी हुई है, बाहर की तरफ जो उभरी हुई स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है इसमें फ्लेंटेंट मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेक्स या गोल्जी बॉडीज का, इसे हम ट्रांस फेस कह सकते हैं, मैच्योरिंग फेस कह सकते हैं, कन्वेक्स फेस कह सकते हैं, इनर फेस कह सकते हैं। ये आपने याद रखने, ये एंट्री टेस्ट के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आपने याद रखने कि जहाँ से रिसीव हो रहा है उस सिस फेस, कन्वेक्स फेस, फॉर्मिंग फेस, आउटर फेस, ठीक है। और जहाँ से ये मॉडिफाइड होके, पैकिंग होके, फिनिशिंग होके, सब कुछ होके जो वेजिकल्स बड ऑफ होते हैं, यानी बडिंग ऑफ के ज़रिए जो वेजिकल्स बाहर निकलते हैं वो बाहर की तरफ उभरी हुई है, जिसे हम ट्रांसफेस, मैच्योरिंग फेस, कनकेव फेस, ठीक है। मैंने पहले कन्वेक्स का, कनकेव फेस और इनर फेस कह सकते हैं। और यहाँ पे सिस, कन्वेक्स, फॉर्मिंग, आउटर, ठीक है। ये अंदर की तरफ दबी हुई है और ये बाहर की तरफ उभरी हुई है। ये आप दोनों, आपने ये तमाम चीज़ें देखना है। और इन वेजिकल्स को मैंने क्या कहा कि एसोसिएटेड वेजिकल्स कहते हैं। अभी एक दफ़ा फिर मैं आपको बताऊं कि गोल्जी बॉडी क्या है, गोल्जी अपरेटस क्या है, गोल्जी कम्प्लेक्स क्या है। अगर एक ये वेजिकल्स आते हैं यहाँ पे फ्लेंटेंट मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेक जो है, देखिए अंदर की तरफ दबी हुई एक थैली नुमा स्ट्रक्चर बन जाता है, इन्हें हम गोल्जी बॉडी कहेंगे। इन अंदर की तरफ दबी हुई जो बहुत सारी थैलियाँ जैसे नुमा स्ट्रक्चर से स्टेक ऑफ सिस्टर्नल सेक, यानी ये जो स्टेक है, ढेर सा है ये सेक का, ये थैलियों का, इन्हें हम गोल्जी अपरेटस कहेंगे। फिर अगर इन थैलियों का ये अंदर की तरफ दबी हुई जो थैलियाँ है, ये मैंने तो बिल्कुल इस तरह बनाई, लेकिन ये थोड़ी सी अंदर की तरफ दबी हुई होती है, ठीक है। इनको हम गोल्जी कम्प्लेक्स कहेंगे। अगर हम इनके साथ एसोसिएटेड वेजिकल लगाकर या हेड करके तो इन्हें हम फिर गोल्जी कम्प्लेक्स कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो सिस्टर्नल स्टेक विथ वेजिकल। सिस्टर्नल स्टेक्स क्या है, ये डेर नुमा जो स्ट्रक्चर से जो वेजिकल से मिलके बना हुआ है, फिर उनके साथ अगर हम एक एसोसिएटेड वेजिकल्स मतलब साथ करते हैं तो उन्हें हम गोल्जी कम्प्लेक्स कहेंगे, ठीक है माय डियर्स। यहाँ पे ऊपर मैंने कहा ये जो तीन यहाँ पे मैंने लिखे हैं, लाइसोसोम्स, ग्लाइऑक्सीसोम्स, परऑक्सीसोम्स, ये एंटी टेस्ट के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि अगर सेक्रेशन का कोई भी सवाल आपसे पूछा गया
कि सेक्रेशन कौन सी आर्गन करता है। सेक्रेशन, आपने स्टेटमेंट में सेक्रेशन का लफ्ज देखा तो आपने गोल्जी अपरेटस के ऊपर लगा देना है। फिर अगर आपसे स्पेशल पूछा गया तो गोल्जी अपरेटस जो है लाइसोसोम्स को, ग्लाइऑक्सिसोम्स को, परऑक्सिसोम्स को सेक्रीट करते हैं। ठीक है, ये तीनों आपने, ये फेडरल का पॉइंट है, आपने जरूर इसको एक नजर देखना है। लाइसोसोम्स, ग्लाइऑक्सिसोम्स, परऑक्सिसोम्स। तो माय डियर्स, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गए। अभी हम जाएंगे गोल्जी अपरेटस की रोल्स को देखेंगे कि गोल्जी अपरेटस की रोल क्या है। माय डियर्स, अभी हम आ गए गोल्जी अपरेटस की रोल की तरफ कि गोल्जी अपरेटस की रोल क्या है। सेल सेक्रेशन करना। सेक्रेशन का लफ्ज अगर आपने स्टेटमेंट में, क्वेश्चन में देख लिया तो आपने आंखें बंद करके गोल्जी अपरेटस के ऊपर लगा देना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पैंक्रेटिक जूस की सेक्रेशंस गोल्जी अपरेटस करता है। सॉर्टिंग, सॉर्टिंग का मतलब एक प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ रखना। सपोज अगर मेरे साथ बुक्स है, सबसे पहले मैं 7th की बुक रखूंगा, फिर 8th की, फिर 9th की, फिर 10th की, फिर फर्स्ट ईयर की, फिर सेकेंड ईयर की, इस तरह। ये मैंने क्या किया मैंने ये सॉर्टिंग किया, एक स्पेशल अरेंजमेंट के साथ मैंने बुक्स रख दी है। ठीक है, फिर पैकिंग भी ये करता है। मॉडिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉडिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब ये माय डियर्स कि कार्बोहाइड्रेट के साथ या प्रोटीन्स या लिपिड मिलाना, दैट इज नोन एज मॉडिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। जिसे यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन्स जिसे ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स जिसे ग्लाइकोलिपिड कह सकते हैं आप। ठीक है, तो रोल में मैंने माय डियर्स आपको क्या समझाया, सेल सेक्रेशन, सॉर्टिंग, पैकिंग, सेल सेक्रेशन, सॉर्टिंग, पैकिंग, मॉडिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल। मॉडिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन का बनना जिसे ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, उनके साथ लिपिड का मिलना, दैट इज नोन एज ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल, ये आ सकते हैं कि मॉडिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल कौन सा आर्गन नहीं करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि मॉडिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो गोल्जी अपरेटस करता है। मॉडिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन के साथ, कार्बोहाइड्रेट को लिपिड के साथ मिलाना, दैट इज नोन एज मॉडिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है माय डियर्स, इसी तरह माय डियर्स फेडरल बोर्ड के एक पॉइंट है। ठीक है, इम्प्लांट डिक्टियोसोम्स जो है वो गोल्जी अपरेटस के हवाले से आप कह सकते हैं। प्लांट में माय डियर्स जो सेल वॉल की फॉर्मेशन करता है जिसे हम ट्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, प्लांट में इन्हें डेक्टियोसोम कहा जाता है। डेक्टियोसोम्स जो है सेल वॉल की फॉर्मेशन करता है प्लांट में। ये फेडरल्स यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, सेल वॉल की यहाँ पे फॉर्मेशन करता है जिसे हम ट्रेगमोप्लास्ट आप कह सकते हैं। पंजाब बुक के एक दूसरा पॉइंट है कि मेमल्स में जो मेमल में पैंक्रियास सेक्रीट ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग एंजाइम। ठीक है, पैंक्रियास सेक्रीट ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग एंजाइम जो डाइजेशंस में हमारी इनकी हेल्प करती है मेमल्स में। ठीक है, ये भी आपने एक नज़र देख लेना है। ठीक है, उम्मीद है माय डियर्स आपको हमारी जो गोल्जी अपरेटस का जो टॉपिक है ये समझ आया होगा। अभी माय डियर्स हम जाते हैं गोल्जी अपरेटस का एमसीक्यूज की तरफ बढ़ेंगे। तो मैं थोड़ा सा अपनी कैमरे को सेट करता हूँ ताकि एमसीक्यूज आ सके उसमें माय डियर्स, जब तक आप ये नोट करें। तो माय डियर्स हम एमसीक्यूज की तरफ बढ़ गए। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। ठीक है, मैं आंसर समझाऊंगा, बताऊंगा, लेकिन आपने मुझे खुद समझना है इन क्वेश्चंस को, आपने खुद इनका आंसर आइडेंटिफाई करना है, फिर मुझे आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर इनका आंसर बताना है ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके इस टॉपिक के रिलेटेड। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है, SCR करता है, आई डोंट नो, आपको बेटर पता होगा कि कौन करता होगा। मॉडिफिकेशन कौन करता है, गोल्जी अपरेटस करता है
या बोथ, या ये दोनों करते हैं, या नन ऑफ दिस। अभी आपको मैंने कहा कि प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता था। प्रोटीन सिंथेसिस आपको पता है कि रब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्रोटीन सिंथेसिस तो नहीं करता था। प्रोटीन सिंथेसिस तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं करता था। प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स करता है माय डियर्स, ठीक है। तो ये तो गलत है। मॉडिफिकेशन ये सही है, लेकिन बहुत ये तो भी गलत है। नन ये तो हो ही नहीं सकता है। तो ऑब्वियसली बात है, जो अभी मैंने जो आंसर रहेगा वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। मैंने दे भी दिया आंसर इसका, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ये आंसर है, बी आंसर है, ठीक है माय डियर्स। लेकिन आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना है ताकि आपको फिर खुद भी याद रहे। मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड, यानी मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन और लिपिड कौन सी आर्गनली करता है? आरईआर, एससीआर, माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्जी apparatus? अभी तो आपको बताया कि मॉडिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोटीन एंड लिपिड कौन करता है। मॉडिफिकेशन का क्या मतलब था कि कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोटीन के साथ मिलाना, कार्बोहाइड्रेट्स को लिपिड के साथ मिलाना, ये किसका काम था? ये तो गोल्जी apparatus का काम था, ठीक है माय डियर्स। तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है माय डियर्स, और मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख के यही आंसर सेंड कर देना है माय डियर्स। तो माय डियर्स अभी हम जाते हैं अपनी 2-3 और एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करूँ जो पास्ट पेपर के हवाले से है, ताकि आपकी क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए। तो माय डियर्स 2-3 एमसीक्यूज और है, ठीक है। तो ये अभी हम देखेंगे है द ट्रांसपोर्ट ऑफ सेक्रेटरी प्रोटीन्स, ठीक है। इनकी टेक प्लेस, यानी इनका आर्डर कौन सा है? सबसे पहले ये कहाँ बनते हैं, फिर कहाँ जाते हैं, फिर वहाँ से कहाँ जाते हैं। तो ये बहुत लेंथी ऑप्शंस था, मैंने सिर्फ उसका आंसर लिख दिया। सबसे पहले ये रब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्जी apparatus, फिर सेक्रेटरी वेसिकल्स के फॉर्म में ये बडिंग ऑफ के जरिए बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपने इस बात को ज़रूर याद रखना है इस एमसीक्यूज के लिए। अगर आपसे पूछा गया तो सबसे पहले रब एंडोप्लाज्मिक, फिर स्मूथ, फिर गोल्जी apparatus, फिर सेक्रेटरी वेसिकल्स के फॉर्म में ये बड़ा के जरिए बाहर हो जाता है, ठीक है। गोल्जी कम्प्लेक्स इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ, गोल्जी कम्प्लेक्स किस चीज़ की फॉर्मेशन करता है? लाइसोसोम्स, रब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, वैक्यूल्स, एससीआर। मैंने आपको 3 ऐसे आर्गनीज बताए कि जो गोल्जी कम्प्लेक्स है वो उसकी फॉर्मेशन करता है। एक लाइसोसोम था, एक परऑक्सीसोम, एक ग्लाइऑक्सीसोम्स। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा आपने वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं तो बता तो भी रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। तो आपने इसको ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता देना है, और ये भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना है ताकि आपको फिर याद हो सके, ठीक है। अभी एक एमसीक्यूज ये है, 2 और है, वो भी आपके साथ शेयर करके मैं इंशाल्लाह ये टॉपिक हमारा क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद द सेल सेक्रेशंस, ठीक है। सेल सेक्रेशंस कौन करता है? 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो किसी किसी के साथ मैंने ये नहीं लिखा है कि ये 2010 का क्वेश्चन है, ये 2012 क्वेश्चन है, तो इट डजंट मीन्स कि ये पास्ट पेपर के क्वेश्चन नहीं है, पास्ट पेपर की क्वेश्चन है, ठीक है। किसी किसी के साथ मैंने लिख दिए, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि सेक्रेशन का अगर कोई भी वर्ड आ जाए तो आपने आंखें बंद करके गोल्जी apparatus के ऊपर लगा देना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद द सेल सेक्रेशंस, तो गोल्जी apparatus, ठीक है। आपको मैंने कहा था कि अगर सेल सेक्रेशन का लफ्ज आ जाए स्टेटमेंट में तो आपने आंखें बंद करके गोल्जी apparatus के ऊपर लगा देना है, ठीक है माय डियर्स। 2 और एमसीक्यूज है, उसके बाद बस ये टॉपिक फिनिश, ठीक है माय डियर्स। माय डियर्स ये जो क्वेश्चन है ये बार बार पूछा गया, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको वहाँ पे भी काफ़ी दफ़ा समझाया टॉपिक में, तो आपने इसको एक नज़र देखना है, इसको आपने इस तरह क्लियर करना है, ठीक है। दिस सिस्टर्ना ब्रेक ऑफ इनटू द वेसिकल फॉर्म डैश एंड डैश ऑफ, यानी जो सिस्टर्ना है, वेसिकल्स है जो ब्रेक ऑफ होते हैं वो किस एंड से किस एंड की तरफ, ठीक है। कन्वेक्स या फॉर्मिंग फेस, कनकेव या फॉर्मिंग फेस, कन्वेक्स मैच्योरिंग फेस, कनकेव या मैच्योरिंग फेस। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये यहाँ से क्वेश्चन का हिस्सा है, ठीक है। तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपने मुझे इसका आंसर बता देना है जहाँ से वेसिकल ब्रेक ऑफ होते हैं। मैंने आपको क्या कहा था कि ये कनकेव फेज में ये
वेसिकल्स जो है ब्रेक ऑफ होते हैं। कनकेव फेस कौन सा फेस था? मैच्योरिंग फेस था। तो इसका मेरे ख्याल से आई थिंक ये आंसर है। अभी मुझे पता नहीं कि मैंने आपको गलत बताया सही बताया, लेकिन आपने खुद भी समझ के इसको, मैंने तो आंसर बता ही दिया, लेकिन आपने इसको खुद एक दफ़ा रीड करना है, खुद समझ लेना है, खुद आंसर आइडेंटिफाई करना है, फिर मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बता देना है, ठीक है। दिस इज टर्ना ब्रेक ऑफ इनटू द वेसिकल फॉर्म डैश एंड डैश ऑफ कोजी कॉम्प्लेक्स, यानी को से एंड से जो है कोजी वेसिकल्स जो है ब्रेक ऑफ हो जाते हैं। तो कनकेव मैच्योरिंग फेस, ठीक है। Which of the followings are involved in the synthesis of plant cell wall? Plant cell wall में कौन सी alkalis involved है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, पैराक्सिसोम्स। तो आपको पता है माय डियर्स, प्लांट सेल वॉल में मैंने आपको कहा था जिसे हम डेक्टियोसोम कहते हैं, फेडरल में ये पॉइंट है, जिसे हम सेल वॉल की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, जिसे हम फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं, वो गोल्जी अपरेटस था, ठीक है, या गोल्जी कॉम्प्लेक्स था, या गोल्जी बॉडी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है माय डियर्स। उम्मीद है माय डियर्स आपको हमारी ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने उस्ताद वकील अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।